हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी एएफएम की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। तो बहुत सारे आप लोगों में ऐसे दोस्त होंगे हमारे जिन्होंने कभी भी अकाउंट्स का ए भी नहीं पढ़ा था और अब उन्हें एएफएम का एग्जाम देना है। तो ऑलरेडी एक फियर क्रिएट हो चुका होगा मन में। कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली थोड़ा सा अकाउंट्स पढ़ते हैं लेकिन उन्हें बचपन से ही अकाउंट्स में डर लग रहा होता है। दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जेआईआईबी में ना अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आपको क्या जरूरत है। आपको जरूरत है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको 45 मार्क्स भी अगर मिल जाते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। ठीक है। अगर आपको मान लो सेकेंड अटेम्प्ट है तो 50 मार्क्स आपके इनफ रहते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें 45 मार्क्स अगर हमारे हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो भी एग्जाम क्लियर है। अलॉन्ग विद दैट कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इतना कोई फियर पहले तो रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी अगर आप उसको फॉलो करते हैं, हमारी यूट्यूब पर क्लासेस फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, अगर पेड क्लासेस ली है आपने तो उनको रेगुलरली फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम ना ही सिर्फ क्लियर हो जाएगा, मैं बता रही हूँ 60+ मार्क्स आराम से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है। अकाउंटिंग के सिलेबस की बात करें तो जैसे आपके सभी जेआईआईबी के सब्जेक्ट 4 मॉड्यूल्स में होते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी हमारा एएफएम जो है वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। पहला मॉड्यूल आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है। तो यहाँ पर ना आप प्योरली अकाउंटेंसी के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं। थियोरिटिकल भी आप पढ़ रहे होते हो और आपको कुछ एंट्रीज वगैरह भी सिखाई जाती हैं। ठीक है। फिर आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम्स। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल रहता है। यहाँ पर भी आप कोर अकाउंटेंसी पढ़ोगे। फिर आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, ये मॉड्यूल ना एक तो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ जाता है जो इजी लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। एंड अलोंग विद दैट आपको थ्योरी देखने के लिए मिल जाती है। फिर आपका आता है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग। तो यहाँ पर जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इस तरह के चैप्टर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें ना आपके पास में बहुत कम वेटेज के जो क्वेश्चंस आते हैं एंड ये काफी इजी, सुपर इजी बोल सकते हैं, ऐसा एक मॉड्यूल रहता है। अच्छा, अब आप कहेंगे मैम मॉड्यूल्स को किस तरह से पढ़ना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको अपना मॉड्यूल ए अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि यहाँ से ना आपको 40 के अराउंड क्वेश्चंस देखने के लिए एग्जाम में मिल जाते हैं। हर एक चैप्टर इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आती है बात हमारे मॉड्यूल सी की। फिर आपको जाना है मॉड्यूल सी से मॉड्यूल बी की तरफ और फिर आप जाओगे डी। अगर मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी इन दोनों को पढ़ लेते हो तो आपका आराम से 60 मार्क्स का एग्जाम जो है कवर हो जाएगा। ठीक है। 60 मार्क्स आफ्टर कटिंग द मार्क्स के आपको कुछ क्वेश्चन मान लो नहीं आते हैं, गलत आपने आंसर मार्क कर दिया उसके बाद में। अगर मैं एक बात बताती हूँ, बहुत सारी कोचिंग आपको बोल सकती है कि आपको क्या करना है, आपको पहले ए पर ज्यादा फोकस करना है, ए से ही आपका एग्जाम हो सकता है क्लियर हो जाए। लेकिन ना ऐसा नहीं होता है। बहुत बार आईआईबीएफ क्या करता है, वो जो मॉड्यूल्स का वेटेज रखता है ना उनको चेंज कर देता है। तो एग्जाम में किसी भी तरह का शॉक नहीं मिलना चाहिए, इसलिए चारों मॉड्यूल्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हो सकता है इस बार डी से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो इसलिए क्या करना है, पढ़ना सब कुछ है लेकिन एक वेटेज के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलना है जिससे कि एग्जाम तो आराम से क्लियर हो जाए और हम कोशिश करें कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए, अच्छी नॉलेज मिल जाए। एग्जाम सिर्फ मार्क्स के बारे में तो है नहीं, नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम मॉड्यूल ए की सबसे पहले, ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस इसका फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1 मार्क का भी क्वेश्चन मिल जाता है और 0.5 मार्क्स के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से आ जाते हैं, सो एंड सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस बारे में बात कर रहा है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इन्हें मैच करो। ठीक है। या फिर आपको 3 से 4 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और पूछा जाएगा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट या फिर हो सकता है इनकरेक्ट पूछ ली जाए। ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। दूसरा आता है आपका बेसिक प्रोसीजर्स। बेसिक प्रोसीजर्स में ना कुछ नहीं है, अकाउंटिंग के बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स है।
आराम से एक बार समझोगे ना, उनके नाम से ही उन्हें समझ जाओगे। यहाँ से भी ना 0.5 और 1 मार्क के क्वेश्चंस काफी अच्छे से देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहता है गोइंग कंसर्न, ठीक है, कॉन्सेप्ट, तो आपको वहां से बहुत क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। और बहुत बार तो ना मतलब एक ही एग्जाम में सेम कॉन्सेप्ट पर 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं, तो वो आपके लिए कहीं ना रिपीटिशन जैसा हो जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आती है आपकी कैश बुक्स। कैश बुक्स वगैरह के लिए आपको बहुत आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है पढ़ने के लिए। आराम से यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको समझना होता है कि लेजर्स वगैरह आपको कैसे बनाने हैं, जनरल्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं होती है, मैंने आपको यूट्यूब पर कवर करा रखी है, इजीली सीख जाओगे। फिर आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो इसमें ना पिछले अगर बात करूं मैं अक्टूबर 2024 से पहले की, तो आपको कुछ खास क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल गए थे। इसी चैप्टर से ना 3 से 4 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल गए थे एग्जाम में। ओके, तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में हमें मेजरली एरर्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो वो हमें कैसे टैली करना है, वो सारी चीजों पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन में तो सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल है, एक बार फॉर्मूला सीख जाओगे आराम से। डेप्रिसिएशन क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। जो 3 मेथड्स हमारे इंडिया में फॉलो हो रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड आ सकता है आपके पास में, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो वही 2 नंबर का आता है, और आप कसम से बता रही हूँ बहुत ही आसान है, लगाओगे ना आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर एक्सपेंडिचर टाइप्स आ जाते हैं आपके, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके 2 चैप्टर, मतलब एक चैप्टर है जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस बार ना अगर बुक में 4 पन्ने में ही खत्म हो रहा है चैप्टर, 4 के 4 पन्नों से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिला था देखने के लिए, और 4 पन्ने इतने आसान है ना, बस आपको समझना होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है रेवेन्यू से, और रिसिप्ट में क्या डिफरेंस होता है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, इजीली, ठीक है। फिर आती है बात बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, ठीक है, इसके अलावा आपके चेक्स, तो ये बेसिकली यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आ गए थे। एक तो क्वेश्चन आ गया था कि सेक्शन जो है, ठीक है, अगर हम बात करें हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, तो उसके 3 सेक्शन होते हैं, तो अब तीनों सेक्शन पर से एक एक क्वेश्चन आ गया था, 4 5 6, क्योंकि कौन सा सेक्शन किसके बारे में बात कर रहा है। दूसरी अगर हम बात करें अक्टूबर 2024 की ही, तो एक शिफ्ट में आपको मैचिंग करने के लिए आ गया था, एक शिफ्ट में आपको सेक्शन 4 किसके बारे में बात कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आ गए थे। फिर और भी कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आ गई थी इससे रिलेटेड। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, डिफरेंस आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर आपका प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है। फिर आती है बात ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स की। देखो ऑपरेशनल एस्पेक्ट, बैक ऑफिस फंक्शन और बैंक ऑडिट, ये 3 ऐसे चैप्टर है, इनमें से स्पेशली ऑपरेशनल एस्पेक्ट और बैक ऑफिस यहाँ से बहुत ही कम आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करूँ कि मॉड्यूल ए जब आप पढ़ रहे हो, तो आप चाहो ना तो ये 2 चैप्टर्स को लास्ट के लिए रख सकते हो, अगर एकदम लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर साथ में कर रहे हो भी बहुत टाइम है तो पढ़ लो, एक एक दिन लगेगा, हार्डली एक दिन भी नहीं लगता, आधा घंटा लगता है, आधे आधे घंटे के चैप्टर है, पढ़ लेना। इवन बैक ऑफिस फंक्शन तो ना 10 मिनट का है, इसमें कुछ खास ऐसा है भी नहीं, और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कुछ आता नहीं है, तो आसानी से हो जाएगा। फिर आता है बैंक ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बैंक ऑडिट के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बहुत ही आसान सा सिंपल सा चैप्टर है, तो आप इसको भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे मॉड्यूल बी की, तो देखो मॉड्यूल बी में बैलेंस शीट इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंपनी अकाउंट 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली 2 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे इसके बाद में, कैश फ्लो एनालिसिस पढ़ लोगे, ठीक। फिर इसके बाद में कोर बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लोगे, सीबीएस तो आपको वैसे भी काफी हद तक पता ही होगा, अब इसकी अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस आप पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर आप क्या करोगे, इतना पढ़ने के बाद फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन और बैंकिंग फाइनल अकाउंट्स, इन दोनों को साथ में मिला के पढ़ लोगे, राइट, हो जाएगा ये वाला मॉड्यूल। फिर नेक्स्ट आते हैं हम मॉड्यूल सी। मॉड्यूल सी में रेशियो एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, ठीक है, ना ही सिर्फ जेआईआईबी के लिए, बल्कि आप अगर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम दे रहे हो, अगर आप सीआईआईबी का एग्जाम देते हो, तो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाईटीएम कैलकुलेशन आ जाता है आपका बॉन्ड्स के लिए, है ना, तो डेरिवेटिव्स आप पढ़ रहे होते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे होते हो,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स है। डेरिवेटिव्स अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर आप लीज फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ रहे हो। वर्किंग कैपिटल बहुत बेसिक सा है, इसमें से एक 2 मार्क का न्यूमेरिकल आया था इस बार एग्जाम में। वो जो न्यूमेरिकल था ना, अगर आपने थोड़ा सा भी उसको पढ़ा हो अच्छे से, तो होल्डिंग मेथड करके एक मेथड होता है जिससे कि वर्किंग कैपिटल का हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं और इजीली आपका यहाँ पर वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ इसके अलावा फॉरेक्स अरिथमेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा है, बस बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, इजीली हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे एंड देन रिमेनिंग जो चैप्टर्स बच गए उनको आप पढ़ लोगे। अब आती है बात हमारे मॉड्यूल डी की। पहले मॉड्यूल सी देख लेते हैं। अच्छा, मॉड्यूल सी हमने देख लिया। मॉड्यूल डी में ना इस बार क्वेश्चन कैसे आए थे, डायरेक्ट टैक्स के ऊपर आया था क्वेश्चन की डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, क्या क्या चीजें जीएसटी में आ रही हैं। जीएसटी के ऊपर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इसमें आपसे पूछ लिया था कि ये बेसिकली कब आया था, इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से हमारे टैक्स ब्रैकेट्स लग रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप आराम से कर लोगे। अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग मेथड्स की, तो कॉस्टिंग मेथड्स आपके लिए तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन्हें देख लेना। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और यहाँ से भी अगर आपको टैक्सेस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आराम से मतलब आ जाते हैं, 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से देखने के लिए और आसानी से क्लियर भी हो जाते हैं। फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो आप देख लेना, इसमें से आ जाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड होती है, अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मॉड्यूल ए से हम 40 नंबर तक ला सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल बी से हम 20 नंबर तक, 20-25 नंबर तक ला सकते हैं। 30 नंबर के अराउंड हम यहाँ से ले आएंगे। ठीक है, तो 70, 80, 90 और यहाँ से आपके 5-6 नंबर का जो भी आएगा, 10 नंबर का ही मान लेते हैं यहाँ पर, तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। पहले मॉड्यूल ए पढ़ना है, फिर सी पढ़ना है, फिर बी की तरफ जाना है और फिर डी की तरफ जाना होगा। इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी रखनी होगी। तो दोस्तों हमारा JIIB का महापैक चल रहा है, जहां पर आपको बेसिकली इसके वैलिडिटी पीरियड में क्या होता है, सभी हमारे जितने भी बैचेस लॉन्च हो रहे होते हैं उनकी एक्सेस मिल रही होती है। तो अगर मैं बात करूं JIIB महापैक की, तो यहाँ आप देखेंगे आपको सभी हमारे सब्जेक्ट कवर्ड मिल रहेंगे और यहाँ पर आपको जितने भी हमारे दैट इज 15+ फाउंडेशन और MCQ बैचेस जो लॉन्च हो रहे हैं उनकी एक्सेस मिलेगी। 2000 से ज्यादा लाइव क्लासेस, 500 से ज्यादा मॉक्स एंड क्विज़ेस मिलेंगे, 200 से ज्यादा क्लास नोट और 24/7 डाउट सपोर्ट मिलेगा, जहां पर आपको स्टडीज के टाइम पर कोई भी डाउट आता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके प्राइसेस की, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए है केवल 3999 का और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए पड़ेगा केवल 5999 एंड वहीं पर 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये केवल 2799 का आपको पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे MCQ बैच की, तो जैसा कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली हमने JIIB का अपना एक MCQ बैच लॉन्च किया है, जहां पर आपको फैकल्टीज लाइव क्लासेस में MCQ सॉल्व करना सिखाएंगी, आपको बताएंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं एंड अलोंग विद दैट आपको न्यूमेरिकल केस स्टडीज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये केवल 1999 का है, ये सभी JIIB एंड DBF एस्पिरेंट्स के लिए होगा। आगे बात करते हैं ऑफिसर JIIB फाउंडेशन प्लस MCQ बैच की, तो ये भी हमारे मई 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहा है। यहाँ पर हम आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, इसके बाद में हम आपको MCQ से प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। अलॉन्ग विद दैट जैसे मैंने आपको बताया, JIIB फाउंडेशन बैच की जितनी भी अलग हमारी जो भी ऑफरिंग्स है वो भी यहाँ आपको मिल रही है, जैसे क्लास नोट्स हो गया, इसके अलावा 24/7 डाउट सपोर्ट हो गया, इसके अलावा हमारे मॉक्स क्विजेस हो गए। ठीक है, चलिए बात करें इसकी, तो ये भी JIIB एंड DBF एस्पिरेंट्स के लिए है। अगर मैं बात करूं JIIB फाउंडेशन बैच की, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपके लिए हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ये भी आपको 1999 में मिलेगा और ये मई 2025 को ही टारगेट कर रहा है। दोस्तों अगर आपका किसी भी वजह से लास्ट एग्जाम में 1 या 2 सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हुए, जैसे मान लेते हैं AFM के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो अगर AFM का एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ था तो आप क्या कर सकते हैं,
आप हमारा इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं, जहां पर आपको केवल प्राइस पड़ेगा इसका 799। ओके, अगर मान लीजिए जैसा कि लास्ट एग्जाम में क्या हुआ था, इंडियन इकोनॉमिक्स काफी टफ आया था, तो कुछ स्टूडेंट्स का वो क्लियर नहीं हो पाया था, तो वो आशीष सर से पढ़ सकते हैं। अगेन द प्राइस इज 799। ठीक है, अगर आपका पीपीबी या फिर आरबीडब्ल्यूएम आपने नहीं दिया था या क्लियर नहीं हो पाया था, कुछ भी सराउंडिंग्स रही, कुछ भी सिचुएशंस रही, तो आप ये बैचेस अवेल कर सकते हैं। ये है केवल 799। दोस्तों, अगर 2 पेपर क्लियर नहीं हुए थे तो डेफिनेटली गो फॉर दीज इंडिविजुअल बैचेस, अदरवाइज आप हमारा फाउंडेशन बैच या फिर महापैक ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें हमारी बुक्स की, तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 4 बुक्स का बंडल, जहां पर आपके मैकमिलन में दिए हुए सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत ही कंसाइज वे में क्लियर किया है। इसके बाद में हमने आपके लिए माइंड मैप्स प्रोवाइड किए हैं, जिससे आपको चीजें मेमोराइज करने में दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, इसमें हर टॉपिक के बाद में आपको प्रोवाइड किए गए हैं न्यूमेरिकल केस स्टडीज एंड इसके अलावा कुछ एमसीक्यू, जिससे कि अगर आपको कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, आप उसको रिवाइज करेंगे और आपकी एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको केवल 1244 का पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसे आप अवेल कर सकते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। इसके अलावा दोस्तों मैं बताती हूँ आपको हमारी 45 डेज सीरीज के बारे में। तो हमारी करेंटली 45 डेज सीरीज चल रही है, जहां पर हम हर सब्जेक्ट्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, जहां से एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। तो मैं आपको बिल्कुल रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप उस सीरीज को ज्वाइन कीजिए, वहां से हमारे वाईटी चैनल से पढ़िए और चीजों को समझते हुए चलिए, ताकि आपकी एग्जाम क्लियर हो पाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी हमारी डे 45 सीरीज में। थैंक यू।